कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा के मछली पालकों के निजी जमीन पर अनुदानित तालाब निर्माण की योजना। गढ़वा में मछली पालकों के लिए बनेंगे 150 अनुदानित पक्का मकान। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा। और अब समाचार विस्तार से। सिमडेगा जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सिमडेगा जिला के मत्स्य कृषकों को उनके निजी जमीन पर अनुदान पर तालाब निर्माण की योजना चलाई जा रही है। 1 एकड़ के तालाब निर्माण के लिए मॉडल इकाई लागत 3 लाख रुपए है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभुक को 90% अनुदान और अन्य कोटि के लाभुक को 80% अनुदान की सुविधा मिलेगी। शेष राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2015 है। गढ़वा जिला में मछुआ आवास योजना लागू है। इस योजना के तहत आवास विहीन या कच्चा मकान में रहने वाले मछली पालकों को पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मछुआ आवास योजना के तहत 150 लाभुकों का चयन किया जाएगा, जिसमें 10 अनुसूचित जाति, 40 आदिवासी और 100 अन्य जाति के मछली पालक होंगे। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक आवेदक जिला मत्स्य कार्यालय गढ़वा में 18 फरवरी 2015 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दें। झारखंड के परिवेश में एकल फसल की खेती की अपेक्षा समन्वित कृषि प्रणाली ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें वैकल्पिक रोजगार के कई कार्य होते हैं जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार है। इस लिहाज से समन्वित खेती झारखंड के किसानों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। समेकित कृषि बहुउद्देशीय और बहुउपयोगीय कृषि माना जाता है। साथ ही इसमें स्वरोजगार की अपार संभावनाएं भी मौजूद हैं। जैसे अनाज वर्गीय फसलों के साथ सब्जी फसल, फल की खेती, गौ पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, मछली पालन शामिल है। इन सबका कृषि के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है। समेकित खेत रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन में भी मददगार है। हाँ किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली में अगर आप अपनाते हैं तो इसमें आपको पौष्टिक आहार भी प्राप्त होते हैं। साथ में आपकी जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न जो वैकल्पिक आय के साधन होते हैं उससे प्रति वर्ग मीटर आपकी आमदनी अधिक प्राप्त होती है। साथ में आपकी जो है वो जीविकोपार्जन बढ़ता है। और किसान भाइयों, अगर आप समेकित कृषि प्रणाली अपनाते हैं तो समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से आपकी क्या है कि जो आपकी आमदनी है वो प्रतिवर्ष बढ़ती है। और इसमें आपकी टिकाऊ कृषि के लिए भी आपके पास उत्तम साधन है। और इसमें क्या है कि आप वैकल्पिक आय से अधिक आप जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आप वैकल्पिक आय जैसे कि मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, बतख पालन, मछली पालन, इन सब करके और साथ में अगर आप इन सभी चीज़ों का समेकित कृषि का प्रयोग करते हैं एकल फसल की अपेक्षा, तो इसमें आपको बहुत अधिक लाभ जो है वो खास करके झारखंड के परिवेश में आपको प्राप्त है। जो किसान झाड़ीदार फ्रेंच बीन की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं वो फरवरी से मार्च तक फसल लगा दें। गर्मा झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए किसान भाई पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की उन्नत खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें। बुआई में 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, जिसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए पंत अनुकंपा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय व सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। किसान अगर पॉली हाउस में बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो पौधों को पानी पटाने के लिए झरने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रो ट्रे में लगने वाले बिचड़ों के पटवन के लिए भी एक कारगर उपकरण माना जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2050 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2750 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1950 रुपए, चना 3200 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 7000 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7400 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9700 रुपए, चीनी 3100 रुपए से 3300 रुपए, आलू 600 रुपए से 1050 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, खबरों देख लिए कृषि समाचार में मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ल तमाम तरह की खबर और जानकारी। तो हमें लगता है कि हाँ बोलिए। बिल्कुल, नहीं आप बोलिए। हमें लगता है कि हम जो जानकारी लेकर के आए हैं बहुत दुरुस्त तरीके से आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हम दुरुस्त जानकारियों की बात दुरुस्त कर रहे जानकारी थे। देंगे। दरअसल दुरुस्त जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मा उरांव, और वो इस विषय पर जानकारी देंगे कि अभी हम लोग सालों भर सब्जियों की खेती करते हैं। इस मौसम में किसान भाई आप अपने खेत में जो सब्जी फसल लगाए हैं तो सबसे बड़ा खतरा होता है रोग और कीट का, जी, कीड़ा मकोड़ा का। तो रोग और कीट का कैसे समेकित प्रबंधन करें, आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। और हमारे विशेषज्ञ जैसा कि बता चुके हैं जी, धर्मा डॉक्टर उरांव। आज हम जानेंगे कि बैगन फसल में कीट कौन कौन से हैं और उनके निदान कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धर्मा उरांव जी। धर्मा जी, हमारे झारखंड के किसान जो हैं बैगन बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं और ऐसे में जब उनके फसल हो जाते हैं, जब फल तोड़ने की स्थिति आती है तो कीट प्रकोप ज़्यादा होते हैं। तो कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका निदान हमारे किसान भाई कैसे करें? तो सबसे पहले मैं किसान भाई को बताना चाहती हूँ जो कि बैगन एक सब्जी है जो हम लोग हमारे झारखंड में भी बहुत अच्छी सब्जी के रूप में मानी जाती है। इसको 105 भोजन भी हम लोग मान के चलते हैं। तो बैगन एक ऐसा फसल है कि जिसको हम लोग तीनों सीजन ले सकते हैं, जाड़ा, गर्मी या बरसात। तो इसका सबसे बड़ी समस्या आती है कि बैगन तो हम लोग लगा लेते हैं लेकिन इसमें कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। खासकर जब बरसात के सीजन में हम लगाते हैं तो उसमें आपको तना छेदक या फल छेदक कीड़ा बहुत लग जाती है, जिसके चलते किसानों का मतलब हानि हो जाती है। तो इससे रोकथाम के लिए किसान को सबसे पहले सोचना होगा। तो सबसे पहले हम बताएं कि बैगन में मुख्य
कीट कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले तो एक सूट एंड हम लोग बोलते हैं तना एवं फल छेदक कीड़ा लगती है, ये एक कीड़ा लगती है। एक कीड़ा लगती है आपको सफ़ेद मक्खी लगती है, ये लगती है। और इसमें मुख्य रूप से यही दोनों कीट लगते हैं जो कि जो फसल को हानिकारक करते हैं, जो फल एवं तना छेदक कीड़ा। तो इसको रोकथाम के लिए किसान भाई को पहले से ही आपको सोचना पड़ेगा। बीच बीच में आपको उसको किसान को खेत में जाकर विजिट कर उसका मॉनिटरिंग करना होगा कि इसमें मेरे फसल में कोई कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, पौधे सूख तो नहीं रहे हैं। उसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो पहले लक्षण क्या होता है कि कीड़ा पहले वो डंठल को काट देते हैं, उसके काटने के बाद ऊपर वाला भाग सूख जाता है। वही कीड़ा क्या होता है, कुछ दिन जब फल लगने लगती है, फल के अंदर में घुस जाती है, उसके बाद फल को अंदर से उसका गुद्दा को खा जाती है। तो इससे क्या होता है, किसान भाई को हम लोग को जो मार्केट में दाम मिलना चाहिए, बाजार में दाम मिलना चाहिए, उसका उचित दाम नहीं मिल पाता है और अल्टीमेटली किसान को हानि हो जाती है। तो ये एक मुख्य समस्या है। तो इसके समाधान के लिए किसान भाई हम लोग सबसे कोशिश करते हैं कि अगर बैगन लगाते हैं तो उसका समेकित कीट या रोग प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, जो कि उसमें कोई भी तकनीक हो उसको हम लोग शुरू से ही हम लोग करते हैं ताकि उसमें बीमारी या रोग या कीट कम से कम लगे। तो समेकित कीट प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग किसान भाइयों को कहते हैं, जहाँ भी आपको अगर जिस खेत में बैगन लगाना है तो खेत तैयारी करने के शुरुआत से हम लोग करते हैं। उसके बाद बीज का चुनाव किसान भाई करते हैं। बीज बाजार से लाते हैं या बीज अपने खुद तैयार करते हैं। फिर उसको हम लोग बोलते हैं किसान भाई को बीज को उपचारित करके लगाएं। ये हो सकता है बीज को उपचारित करके लगाते हैं बेवेस्टिन से या कार्बेंडाजिम से लगाते हैं। 2 ग्राम अगर कार्बेंडाजिम या बेवेस्टिन लगाते हैं और ये 10 ग्राम बीज को उपचारित करके उसको लगाते हैं तो ज़्यादा होता है। एक होती है बीज को हम लोग सीडलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, गाछी जिसको बोलते हैं, गाछी का भी हम लोग जड़ का उपचार करते हैं। उसको क्लोरोपाइरीफॉस से में आधा घंटा डुबा के फिर उसका हम लोग रोपाई करते हैं। तो इससे भी कीट भी कम लगती है, रोग कम लगती है। तो ये एक तरह से हो गया। उसके बाद बैगन एक ऐसी फसल है जिसमें आपको सूखा रोग भी लगती है, नहीं जिसको बोलते हैं सूखा रोग बोलते हैं, जिसको हम लोग झुलसा रोग भी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर जब पौधा हम लगाते हैं तो अधिकतर पौधा क्या होता है, मर जाती है, सूख के मर जाती है। तो ये एक रोग हो गया। तो इसको रोकथाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसान भाई को बहुत सारा बैगन की ऐसी किस्म है जो कि रोग रोधी किस्म है, जिसमें सूखने की क्षमता कम होती है। तो वो वैरायटी वो किस्म लगाने के लिए किसान को बोलते हैं। तो झारखंड के लिए जो प्रयोग में जो लाया गया है उसमें आकर स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण मणि और पंजाब बरसाती है या पंजाब, ये सब वैरायटी अगर लगाते हैं, या पूसा पर्पल राउंड और पूसा पर्पल रोंग, तो इसमें क्या होता है कि मरने की क्षमता इसमें कम रहती है। तो अब हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि जब उनके फसल लग जाती है और वैसे में लाइन में जब लगाते हैं तो बहुत सारे पौधे जो है मुरझा जाते हैं, तो उन पौधों का वो क्या करेंगे, या उजाड़ करके फेंक देंगे, जला देंगे, या फिर और कोई उपचार हमारे किसान भाई? तो किसान भाई यदि आप बैगन की फसल लगाए हुए हैं और पौधा मरना शुरू हो गई है, तो किसान भाई अगर पौधा बहुत ज़्यादा मर चुकी है या उसमें कोई जीने की संभावना नहीं है तो उसको उखाड़ के ज़मीन पे गाड़ दे। या थोड़ा शुरुआत हुई है तो किसान भाई को हम लोग बोलते हैं 15 kg ब्लीचिंग पाउडर, और जहाँ जब सिंचाई करते हैं तो पानी में हम लोग छोड़ देते हैं। तो 15 kg ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग 1 हेक्टेयर में उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। उसे देने से क्या होता है, जो जीवाणु जो ज़मीन के अंदर जो रहती है, मिट्टी के अंदर जो रहती है, तो ब्लीचिंग पाउडर से मर जाती है और पौधा फिर स्वस्थ हो जाता है। तो एक विधि ये कर सकते हैं। एक दूसरा विधि है कि जिस खेत में बैगन लगाए हैं वो अगले साल उसी खेत में बैगन नहीं लगना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फसल चक्र अगर किसान अपनाए तो नहीं होगा। और सोलेनेसी फैमिली, जैसे कि अगर जिस खेत में हम लोग बैगन लगाने जा रहे हैं उस खेत में पहले टमाटर नहीं लगा होना चाहिए या आलू नहीं लगा होना चाहिए। ये मुख्य बात को ध्यान देना जरूरी है। कम से कम 3 साल फसल चक्र को जरूर किसान अपनाए, ताकि आपको पौधा की जो मरने की शिकायत है, ये शिकायत आपको नहीं के बराबर आएगी। डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा जाता है कि जो मुरझा वाला रोग लगता है तो आधे टहनी में लगते हैं और आधा पौधा स्वस्थ रहता है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या करें? तो ये किसान भाई को देखिए, किसान भाई को समझना है कि इसमें कौन सा रोग लगा हुआ है। पहले तो किसान भाई को समझना है कि कौन सा रोग लगा है या कीट का प्रकोप है। तो जनरली हम लोग रोग से लगती है तो जैसे हम लोग पौधा को उखाड़ते हैं तो जड़ में काला हो जाता है, तो ये समझते हैं कि इसमें अब बैक्टीरिया लगा है या जीवाणु रोग से लगा हुआ है। अगर हम लोग
बैगन में पौधा का टहनी खाली सूख रहा है और आधा भाग सही है, मतलब अच्छा है, तो इसको हम उसे तोड़ कर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कीड़ा लगा हुआ रहता है, एक हरा टाइप का कीड़ा रहता है। तो ये आपका तना छेदक कीड़ा हुआ है। यही तना छेदक कीड़ा क्या होता है, बाद में फल में भी जा जाता है। फल में जाने के बाद क्या होता है, फल को अंदर से खाता है, फल के अंदर खाने से क्या होता है, फिर बैगन सड़ना शुरू हो जाता है। इसको जो फल सड़न रोग भी बोलते हैं लोग, बैगन में फल सड़न रोग भी बोलते हैं, ये आपको आती है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं किसान भाई को, अगर तना छेदक कीड़ा लगा हुआ है या फल छेदक कीड़ा लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जितने भी तने हैं, उसके टहनी है, उसको तोड़ के ज़मीन पे गाड़ देते हैं। उसके या फल है, जिसको फल में जो फल खराब हो चुका है, जैसे कीड़ा लग चुका है, उसको तोड़ने के बाद हम लोग ज़मीन पर गाड़ देते हैं। उसके बाद कीटनाशक का हम लोग छिड़काव करते हैं, जिसे हुआ कार्बाइल हुआ या फोरेट का छिड़काव कर सकते हैं, या क्लोरोपाइरिफॉस का छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, साइपरमेथ्रिन का छिड़काव कर सकते हैं। चूँकि बैगन में कीटनाशक का ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग इसको अल्टरनेट करके देते हैं। एक दवा एक बार नहीं देते हैं, एक के बाद दूसरा दवा बदल देते हैं। इसलिए बदलते हैं कि किसान वो बैगन का एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि तना छेदक बोलते हैं, उसमें रेजिस्टेंट पावर डेवलप कर लेता है, ये हो सकता है। और सूखा रोग है तो उसके लिए आप लोग ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको लगाना है। यह फसल चक्र अपनाने से आपके बैगन में जो भी रोग लगते हैं कम लगेंगे और मुनाफा ज़्यादा होगा। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। वाह, जानकारी वाकई बहुत अच्छी थी। बहुत बढ़िया तो जानकारी। जानकारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो जानकारी तो हम दिलवाएंगे और भी, लेकिन उसके पहले ये संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार जी को बहुत बहुत जोहार। किसान भाइयों, आपको भी बहुत बहुत जोहार। अब ये बताइए कि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, तो मुझे लगता है आज आप हमारे किसान भाई बहनों को कुछ खास जानकारी दिलाने वाले हैं, क्यों? आज हम फल की बात करें। जी बिल्कुल। कौन से फल की? फलों का राजा आम। क्या बात, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम के बारे में क्या माने? अभी आम का मौसम है, मंजर लग रहे हैं। हाँ, मंजर लगना शुरू हो तो गया। उस मंजर को कीटों से, रोगों से कैसे बचाएं, इसके लिए क्या उपाय करें, यही बताते हैं। सही बात है, हमारे पत्रकार बंधु ने सही कहा कि देखिए, मंजर जो है वही आगे आम के उत्पादन का, उपज का आधार है। मंजर को हम जितना बचा करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, झड़ने नहीं देंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर उपज का ये आधार तैयार होगा। और किसानों को सबसे बड़ा खतरा यही होता है जी बिल्कुल, कि अगर रोग लग गया, कीट व्याधि लग गया, तो मंजर झड़ने लगता है, और जितना हम आशा किए थे मंजर ही नहीं रहेगा तो भाई होगा क्या, फल होगा कहाँ से? तो आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ। और हमारे कौन है विशेषज्ञ? डॉक्टर सुदर्शन मौर्य से। आज का विषय हम बहुत ही खास लेके आए हैं, और बिल्कुल ये खास इसलिए है क्योंकि हम फलों की बात करेंगे, और फलों की भी बात खास इसलिए है क्योंकि फलों के राजा आम के बारे में बात करेंगे। विषय है ये आम के मंजर में लगने वाले रोग और उसका निदान हम कैसे करेंगे। तो चलते हैं इसकी विस्तृत और खास जानकारी लेने के लिए। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर सुदर्शन मौर्य सर। ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत में या बागों में जो आम की फसल लगे हुए हैं, और उसमें आप देखेंगे कि जो अगेती फसल होगी उसमें जो है फूल आने की स्थिति में होगा या आ चुका होगा, और कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जिसमें फूल आने वाले होंगे। तो आने वाले दिनों में या जो फसल आपकी लगी हुई है जिसमें जो फूल आ चुके हैं, उसमें कौन कौन सी बीमारी आ सकती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई जो है फूलों पे ध्यान नहीं देते हैं, मंजर पे ध्यान नहीं देते हैं आम के, जिसके कारण से होता है क्या है, जो मंजर में विभिन्न तरह की बीमारियां लगती है, जिसके कारण से पूरा का पूरा मंजर जो झड़ जाता है। और जहाँ पे अच्छी फसल लगनी चाहिए वहाँ पे किसान को इक्का दुक्का फल मिलते हैं। तो आने वाले दिनों में या मंजर में, आम के मंजर में कौन कौन सी बीमारी आ सकती है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। कि सर्वप्रथम जो जैसे आप देख रहे हैं कि मंजर लगा हुआ है, इसमें शुरू के दिनों में, जैसे अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है,
और इस महीने में 15-20 जनवरी के आसपास आप देखेंगे कि जो मंजर है इसमें एक बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू। इस बीमारी के लक्षण आप देखेंगे मुख्य तौर पे मंजर को आप यदि हाथ में पकड़ के देखें तो उसमें देखेंगे कि पाउडर जैसा पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ है, जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, मंजर के ऊपर दिखाई देता है। और ये इस बीमारी के लक्षण के तौर पे आप देखेंगे पाउडरी अपीयरेंस होगा, हाथ में भी आपके पाउडर जैसा लग जाएगा। इसी कारण से होता है क्या है कि पौधे जो मंजर होते हैं वो जो है झड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो मिल्ड्यू होता है, डिजीज होती है या इसका जो कारक होता है, ये फूल के रस को या सैप को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण से आपकी जो मंजर है या फूल है वो झड़ जाते हैं। इस बीमारी के लिए जो है जो फफूंद होता है एक फंगस होता है जिसके द्वारा ये होता है। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सल्फर फंजीसाइड। अभी जैसे क्या है कि फ्लावरिंग आने वाले हैं, तभी आप जो प्रिकॉशन के तौर पे सल्फर फंजीसाइड ले लें और इसको जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर दें। और जिसपे फूल आ चुके हैं उसमें जो है कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के। और यदि ये दवा उपलब्ध नहीं है तो आप जो है बेनोमिल ले सकते हैं, बेनलेट ले सकते हैं, इसको भी जो है 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो आपके फसल में पाउडरी मिल्ड्यू नहीं आएगा। ये तो पाउडरी मिल्ड्यू की बात किया। फिर आने वाले दिनों में जैसे ही आप देखेंगे कि जो फूल जो है अत्यधिक जब निकल जाता है तो उस समय जो है आपके आम की फसल में जैसिड या भुनगा जिसको बोलते हैं वो भी आपके खेत में दिखाई पड़ने लगता है। जैसे ही आप पौधे के पास पहुंचेंगे ये उड़ते हुए नजर आते हैं। तो जब ये कीड़ आते हैं तो उस दौरान जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी आती है ब्लॉसम ब्लाइट। उसमें होता क्या है कि आपका जो फूल होता है वह दूर से देखने पे लगेगा कि झुलस गया है, ब्लाइटनिंग हो गई है, किसी ने जो है इस पे जो है पेट्रोल छिड़क दिया है, छिड़क के आग लगा दिया, जैसे दूर से लगेगा कि झुलसा हुआ दिखाई पड़ता है। इस बीमारी के प्रमुख रूप से जो है यही लक्षण होते हैं। और इस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए या इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी फफूंदीनाशक है कॉपर फंजीसाइड। ये जो कॉपर फंजीसाइड है इस मार्केट में जो 2-3 फार्मूलेशन के तौर पे मिलते हैं, जैसे ब्लाइटक्स 50 है, ब्लू कॉपर है, या कोई भी कॉपर युक्त फंजीसाइड आप ले लें। इसको जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें और 15 से 20 दिन के अंतराल पे दोबारा छिड़काव करें जब फूल आपकी फसल में लगा हो। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो जो ब्लॉसम ब्लाइट है वो बीमारी जो है नियंत्रित हो जाती है। हाँ। तो किसान भाई ऐसा भी कर सकते कि जब मंजर आने का वक्त आने लगे उसके उपरांत उसके पहले से कुछ उपचार देते रहे ताकि मंजर पे ये बीमारी आए ही नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए प्रीति जी, ज्यादातर किसान भाई हमारे जो है जब खेत में बीमारी आती है तब छिड़काव करता है, लेकिन जो तरीका है वो एकदम गलत है। क्योंकि जो नया तरीका है, जो हमारे बीमारी नियंत्रित करने का तरीका है कि बीमारी आने से पहले ही बचाव के तरीके अपनाए जाए। अब जैसे पाउडरी मिल्ड्यू या ब्लॉसम ब्लाइट की बात करें तो ये बीमारी जो है पहले से यदि आप फंजीसाइड का छिड़काव कर दें अपने फसल पौध के ऊपर तो आने वाले दिनों में बीमारी नहीं आती है। जैसे हमने बताया कि सल्फर फंजीसाइड है या ब्लाइटक्स 50 है, ये जो फंजीसाइड है ये जो है प्रोटेक्टेंट है। इनको जो है फसल में बीमारी आने से पहले भी छिड़काव कर सकते हैं। यदि पहले छिड़काव करते हैं तो ये दवाएं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और खड़ी फसल में यदि बीमारी आ गई है तो उस समय सिस्टमिक फंजीसाइड का छिड़काव कर, जैसे हमने बताया कार्बेंडाजिम, या आप जो है बेनोमिल ले सकते हैं, बेनलेट ले सकते हैं, या कुछ जो है ड्यूअल फंजीसाइड आ गए हैं बाजार में, साफ के नाम से है, जिससे मैंकोजेब और जीनेब दोनों का मिक्सचर होता है। इन दवाओं को छिड़काव करें तो बीमारी नियंत्रित हो जाती है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक भाई देख रहे हैं तो इन नामों को एक बार फिर से दोहरा दें और कहाँ से सही बाजार में ये मिलेगा ये भी उनको बता दें। हमारे किसान भाई, आपके जो है मंजर में जो बीमारी आती है प्रमुख रूप से 2 आती है। हमने बताया पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा है ब्लॉसम ब्लाइट। पाउडरी मिल्ड्यू यदि आपकी फसल में आती है तो उसके लिए जो है सल्फर फंजीसाइड का छिड़काव करना है, या वो बाजार में उपलब्ध नहीं है तो आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। और यदि ब्लॉसम ब्लाइट लगा हुआ है, दूर से आप देखेंगे कि फूल जो है झुलसे हुए दिखाई दे, इसका मतलब है ब्लॉसम ब्लाइट लगा हुआ है। इसके लिए जो है कॉपर फंजीसाइड सबसे अच्छी फफूंदीनाशक है। इसको 2 से 3 बार छिड़काव करना होगा 15 से 20 दिन के अंतराल पे फूल के दौरान, तो आपकी फसल में आने वाली बीमारियां नहीं लगेंगी। और आप इन नियमों का पालन करते हुए अगर आम पर ध्यान देंगे तो बेहतर तरीके से आम की खेती होगी और फलों का राजा जो है सबके लिए खास रहता है और सबको सही तरीके से और अच्छे स्वस्थ आम मिल पाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है।
कितना बढ़िया बताए कि अगर मंजर में क्या फलाना फलाना जी, रोग बिल्कुल, लगता है, बिल्कुल। कीट लगता है, कौन सी दवा का तो कौन सी दवा दें, कितनी तो मात्रा में और उसका कब प्रयोग कब दें, इस जी, बात का बिल्कुल। खास ध्यान रखें। तो बहुत बढ़िया जानकारी दोस्तों, आप इस जानकारी को अमल करें जिनके आम के फल बाग हैं। तो हमें लगता है कि आज का अंक यहीं पे अब जी बिल्कुल समाप्त हो। उससे पहले हम आप कागज कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।